ऑफन अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, जैसे अगर बिहार की बात करते हैं तो लास्ट ईयर उनके प्रीलिम्स के पेपर्स लीक हो गए थे। तो जो भी इश्यूज़ हैं कि क्या इश्यूज़ हैं कि यूपीएससी अभी भी फेयरर है, बट स्टेट पीसीएस के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सी उंगलियां उठाई जाती हैं। तो इसके ऊपर भी आप एक मतलब प्रिपेयर कर लें। उसमें कुछ वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ऑटोनॉमी वगैरह का इशू आ जाता है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। दिस इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद आपके ड्राफ्ट में आपका फ़ोटो अटैच्ड होगा। मैं ऊपर से नीचे ही जाऊँगी, ठीक है। फ़ोटो से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने मतलब इंटरव्यू के दौरान आपने स्पेक्टैकल्स पहनी है, स्पेक्स पहनी है, बट आपने अपने फ़ोटो में तो नहीं पहनते ना, क्योंकि वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो उसका एक जस्टिफिकेशन ब्यूटीफुल वर्ड्स में आप अपने पास प्रिपेयर रखिएगा कि आपके फ़ोटोग्राफ में आपके फेस पर स्पेक्स क्यों नहीं है, एक चीज़। सेकेंड थिंग, अगर आपका स्पेक्स है तो उसका जो भी नंबर वगैरह है, फिर अगर उससे रिलेटेड आई के जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2 चीज़ें। थर्ड थिंग ये है कि आपका जो ड्रेसअप रहेगा, क्योंकि जो भी फ़ोटोग्राफ होता है वो इतने फॉर्मल ड्रेसेस में तो नहीं होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सिंपल ड्रेसेस में होता है। तो आपके जो उस दिन का ड्रेसअप होगा उससे रिलेटेड सारी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टाई पहना है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर आपने कोट पहना है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर आपने साड़ी पहनी है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो वो आपके पास एक अपनी जस्टिफिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी की होनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ बेटर कि आप उस दिन वॉच ना पहने, क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड। आई वुड से कि यूपीएससी में तो अलाउड नहीं होता है, स्टेट पीसीएस में चल जाता है, बट क्या फ़ायदा, आप किसी को एक और चीज़ दे दो पॉइंट आउट करने के लिए, तो आप बेटर है कि आप वॉच वगैरह उस दिन ना पहने, ठीक है। ऑफन क्या होता है कि जब हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट केएस और दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट एट केएस। ये गलत है, क्योंकि आप केएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप जेएंडके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चेंज दिस टर्मिनोलॉजी फ्रॉम केएस टू दैट एग्ज़ाम। वो आपके डैफ के ऊपर उस एग्ज़ाम का पूरा नाम लिखा है। अगर एग्ज़ाम केएस का होता तो वहाँ पर लिखा होता केएस, वो तो नहीं है ना। तो जस्ट चेंज दैट टर्मिनोलॉजी कि इट इज़ नॉट योर केएस एग्ज़ाम वेयर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वो टर्म चेंज करना है, दिस थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि उसके बाद आपके डैफ के ऊपर 2022 लिखा होगा। सो व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ 2022 फॉर यू, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 2022 में वर्ल्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, 2022 में इंडिया में स्पेसिफिकली कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, और 2022 में किन ग्रेट पर्सनालिटीज़ का डेथ हुआ, आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपका 2022 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे डिटेल्स पे चलते हैं। पहला आपका नेम होता है, तो ये तो सब प्रिपेयर करते हैं वैसे कि नाम का मीनिंग, पर्सनालिटीज़ जिनका ऐसा नाम है, या प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी अगर कोई है आपके नाम जैसा और पास्ट में भी है तो वो प्रिपेयर कर लीजिए, और उनकी पर्सनालिटी में और आपकी पर्सनालिटी में क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है, ये चीज़ भी। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम किंग प्रसन्नजीत से मिलता था, तो आई यूज्ड अ कंपैरिजन कि उनकी और मेरी पर्सनालिटी में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। सिमिलरली आप भी अपना प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा, अपने रोल नंबर याद तो सबको होता, उसको सम करके क्या आया, उसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, ये आप रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। देन जेंडर से रिलेटेड है तो सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी कितनी है, और एम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, ये सब चीज़ें जो फिगर्स होते हैं ना, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इंडिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और आपकी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, तीनों के लिए। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस, इसका तो नहीं आएगा। मदर टंग से रिलेटेड आ सकता है। मदर टंग का एक प्रॉपर डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके बाद फॉर एग्जांपल, अगर आप जम्मू के हैं और आपकी डोगरी मदर टंग ना होके कुछ और है, तो उसके लिए रीज़न जो है वो आप प्रिपेयर्ड रखिएगा। एक रिसेंटली हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बिल भी आया था लास्ट ईयर का, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उसमें जितनी भी हमारी रिसेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6-7 जितनी भी हैं, उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, उनके नाम आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका लैंग्वेज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस होगा, अपने एड्रेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी जगह पे रह रहे हैं
उस जगह का कोई इम्पोर्टेंट लैंडमार्क अगर है तो वो आपको पता होना चाहिए, या फिर जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसको ऐसा नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया है, वो सब चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। और एड्रेस में ही आ जाती है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट। अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट को जो है पूरा आप उसको पढ़िए, वहाँ पे आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी सब मिल जाएगी। अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपका एड्रेस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस तो है, अगर ईमेल एड्रेस में कुछ स्पेसिफिक आपने कुछ चीज़ डाली है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर का तो इतना नहीं इशू पड़ेगा। प्लेस ऑफ बर्थ ये कि अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट ना हो के कोई और डिस्ट्रिक्ट आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है तो उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और फिर आपने उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूरा प्रिपेयर करना है, वही ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप उसके बारे में एक आइडिया ले सकते हैं। देन योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन हिस्ट्री में क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हुई वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस दिन किस फेमस पर्सनालिटी का बर्थ हुआ है, 2-3 याद रख लेगा, किन का डेथ हुआ है और क्या डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो हम प्रिपेयर करते ही हैं। ये सब चीज़ें आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड प्रिपेयर करनी है। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपका ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1995 है तो 95 में क्या चीज़ें हुई वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट मतलब जिसके लिए 95 जाना जाएगा। अगर किसी का 2000 है तो 2000 में ऐसा क्या चीज़ें हुई जिसके लिए आज भी हम 2000 को याद रखते हैं, तो वो स्पेसिफिकली ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने ईयर को अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा। कैटेगरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे टाइम भी आया था कैंडिडेट को कि वो ओबीसी के कैंडिडेट थे तो उनको पूछा गया था कि क्राइटेरियाज क्या हैं जिससे किसी को ओबीसी मिलता है। तो अगर आप जनरल ना होके किसी भी कैटेगरी में हैं तो अपनी कैटेगरी के क्राइटेरियाज आपको पता होने चाहिए जिसके चलते आपको वो कैटेगरी मिली है। तो वो क्राइटेरियाज फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को आरबीए मिली है तो व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते आपकी एलिजिबिलिटी मिली आरबीए के लिए। ईडब्ल्यूएस हो तो कौन से क्राइटेरियाज हैं, तो वो क्राइटेरियाज आपको प्रिपेयर होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी अच्छे से, कितनी परसेंटेज है वो सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। ये आपका पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं फैमिली डिटेल्स के ऊपर। फैमिली डिटेल्स में नेम ऑफ द फादर है तो अगर आपके फादर का नेम का क्या मीनिंग है ये चीज़ प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड थिंग अगर उसी नाम का कोई और इंडिविजुअल है फेमस पर्सनालिटी तो उनके बारे में भी आप जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उनका जो प्रोफेशन है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो उस डिपार्टमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिए। और एक चीज़ कि आपने उनसे क्या सीखा है ये चीज़ आप जो है हाउ हिज प्रोफेशन या फिर हिज वे ऑफ वर्किंग हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू, ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। इसके लिए जस्टिफिकेशन रखना आप, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर बिलोंग्स, वही है कि अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से अलग है तो फिर अगेन उसकी जस्टिफिकेशन और कि कब यहाँ पे माइग्रेट किया एंड ऑल दैट। और उसके साथ ये भी कि उस डिस्ट्रिक्ट का भी फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। एनुअल इनकम वगैरह फिर मदर का भी इसी तरीके से जाएगा। उसके बाद हम एकेडमिक डिटेल्स के ऊपर चलेंगे। CGPA क्या होता है क्योंकि वो प्रोमिनेंट है ना, मेंशन किया गया, तो CGPA के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक चीज़। सेकेंड चीज़ आप देखिएगा कि CGPA वर्सेस परसेंटेज मार्क्स कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, 2 चीज़ें। थर्ड थिंग है ईयर ऑफ पासिंग। आपका 10th और 12th का ईयर ऑफ पासिंग में क्या चीज़ बहुत प्रोमिनेंट रही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 2015 है तो 2015 में क्या क्या हुआ है, जैसे प्लानिंग कमीशन निकला था, नीति आयोग आया था, वो सब चीज़ें आपको जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ईयर ऑफ पासिंग में चाहे आपका 10th और 12th का ईयर ऑफ पासिंग हुआ हो उस समय क्या प्रोमिनेंट चीज़ें हुई वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है, ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करनी है।
सब्जेक्ट्स का तो इतना इशू नहीं होगा, इंस्टीट्यूट्स का इशू होगा। आपने जहाँ से अपना स्कूलिंग किया है उस इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर आपको डाटा मिल जाएगा। एंड सिमिलरली गोज़ फॉर योर हायर एजुकेशन ऑल्सो, आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट माय कॉलेज और उसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जहाँ से आपने पढ़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो इसमें अगर आपका जेके बोस है तो जेके बोस के बारे में आपने पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने लिखी हैं आपको उसके बारे में पढ़ना है। अगर आपने जेके बोस लिखा है तो उसकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1975 वगैरह है, उसका मोटो वगैरह जो भी है जेके बोस के बारे में आपने पढ़ना है। अगर आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, उसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं, कब शिफ्ट हुए, वो सब चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। व्हाटसोएवर यू आर राइटिंग। इसी तरीके से आपका ग्रेजुएशन है तो आपका जो भी ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है, अगर आपका एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस है, कुछ भी है, या फिर बीएससी है, जो भी है उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में, जैसे बीएससी, मेरा बीएससी था तो उससे रिलेटेड तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेगा, बट आपने बीएससी क्यों किया ये सब कोई नहीं पूछेगा। बट अगर आपका बीडीएस है या एमबीबीएस है तो उससे रिलेटेड जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पर भी जो जिस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उस साल का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, और फिर उसके बाद आपका जो जिस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और वो किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हायर एजुकेशन का भी यही, अगर आपके पास है तो आपने उसको प्रिपेयर करके रखना है। एंड सिमिलरली गोज़ फॉर योर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। हमारे टाइम पे भी बहुत से भी तब रिसेंटली ही एक लिस्ट आई थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की, जब हमारा इंटरव्यू हुआ था उससे पहले 1-2 महीने पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स का, नहीं लिस्ट तो बहुत पहले आया था बट उनकी ज्वाइनिंग तब 1-2 महीने पहले हुई थी। तो जो भी एआरस जाते थे उनका इंटरव्यू 70 to 80% उनकी प्रीवियस जॉब के ऊपर ही होता था। तो अगर आपका कोई जॉब है ऑलरेडी तो उस जॉब से रिलेटेड आपका इंटरव्यू बेस्ड रहेगा 60 to 70%, वो आप मान के चलिए। तो उस जॉब से रिलेटेड आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए टू द मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे वाला सेक्शन होता है प्राइजेस, मेडल्स और स्कॉलरशिप्स का, अगर आपके पास कुछ भी स्कॉलरशिप वगैरह है तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने PMSSS के अंडर कुछ स्कॉलरशिप अवेल की है तो वो किन को मिलती है, वो सब चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स या NCC, इवन इफ अगर आप NCC में नहीं भी हो लेकिन आपके डैफ में NCC का वर्ड तो मेंशन है तो आपने NCC के बारे में प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि डैफ में है तो है ना। तो इवन इफ अगर आपने NCC को नहीं भी ज्वाइन किया है बट आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में, 1948 में कब एस्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो सब चीज़ें आपको जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। इसका मोटो भी होता है एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें आपने जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हो या अगर आपने NCC को नहीं ज्वाइन किया था तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न भी आप अपने पास प्रिपेयर रखें कि क्यों नहीं ज्वाइन की थी, चाहे स्कूल में था या जो भी एटमॉस्फेयर था, जो भी चीज़ें थी, वो आपने रीज़न जो है वो प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ये जो भी डिस्टिंक्शन लीडरशिप आपने अगर कॉलेज में कुछ भी रखा है तो अगर आपका कोई भी पोजीशन था आपके कॉलेज में तो आपने मेंशन करना, और उसके लिए उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो, अगर नहीं भी है तो उसके लिए भी रीज़न। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस माय स्टडीज़ विद दैट जॉब, उस मतलब रोल के साथ मैं अपनी स्टडीज़ को बैलेंस नहीं कर सकती थी तो इसलिए मैंने उसको जो है वो अवॉइड किया। तो मतलब जो भी है आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि अगर मैंने इसको नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, तो वो रीज़न होना चाहिए। फिर हॉबीज़ की जो सेक्शन होती है वो तो आपको प्रिपेयर करनी ही होती है, उसको हॉबीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। एक चीज़ है कि वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, लिखने को एक हॉबी और एक्चुअल प्रैक्टिस में हॉबी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेक श्योर कि आप वही हॉबी लिखो, क्योंकि अभी आपके डैफ शायद सबमिट नहीं हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप वही हॉबी लिखो जो आप एक्चुअली करते हो। ऐसे कुछ भी मत लिखना क्योंकि वो पकड़ लेंगे। आप उसका थियोरी वर्क चाहे कवर कर लोगे बट अगर आपको ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप लिख दो कि आपकी हॉबी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हॉबी फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगिंग है, बट आपने सिंगिंग का सब कुछ प्रिपेयर कर लिया लेकिन
फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर आप गार्डनिंग कह दो और गार्डनिंग की हर चीज़ आप प्रिपेयर कर लो, प्लांट्स देख लो, रिक्वायरमेंट्स देख लो, लेकिन जब तक आप अगर अपने फील्ड में जब तक काम नहीं किया है देन इट डजंट मेक एनी सेंस, और वो पकड़ लेंगे। तो इसलिए हॉबीज़ वही दिखना जो करते हो और उसमें ब्लफ नहीं करना। कईयों का सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड की बात करूँगी तो उसमें आपने कभी घबराना नहीं है कि मेरा ये वाला अटैम्प्ट इतना है, मतलब ऐसे नहीं सोचना। मुझे ये किसी ने पूछा था तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, मैंने किसी और प्लेटफॉर्म में भी यही बोला है। आप अगर वो आपसे पूछते हैं इस तरीके का क्वेश्चन कि लोग तो सेकंड अटैम्प्ट में कर लेते हैं या फर्स्ट में कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे फोर्थ अटैम्प्ट में क्यों हो, आपका पहले क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए आपको एक जस्टिफिकेशन रखनी है कि शायद मेरे जो पिछले अटैम्प्ट्स थे उसमें जो क्वालिटीज़ इस पोस्ट के लिए चाहिए वो मुझ में नहीं थी। ओवर द कोर्स ऑफ द माई प्रिपरेशन मैंने वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लाई हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो उसका टेस्टिमनी है कि मेरे में वो क्वालिटीज़ आ गई हैं एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम दिस टाइम। तो इतने कॉन्फिडेंस से ही बोलना है और अपनी जो पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसको ब्यूटीफुली जस्टिफाई कर देना, क्योंकि हर किसी में कुछ कमियाँ होती हैं। तो मतलब सिलेक्शन अल्टीमेटली वही होती है कि जब आप उन सब हर्डल्स को पूरा कर लो। तो आपने अपनी उस पीछे वाली चीज़ के ऊपर कभी भी कुछ अपने कॉन्फिडेंस को लोअर नहीं करना है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर जर्नी, जहाँ तक आप पहुँचे हैं उसके ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। दिस इज़ रिलेटेड टू योर डैप। अब थोड़े से सोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज़, जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी बुक आप उठा लीजिए मार्केट से, कोई भी बुक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उसको पढ़ लीजिए। तो शायद आपने अब पढ़ना भी शुरू कर लिया होगा। कोई भी एक टेक्स्ट बुक, सब बुक्स ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती हैं, 19-21 का फ़र्क होता है। और कोई भी एक टेक्स्ट बुक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उठा लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हर चीज़ को उसमें जो भी दिया गया है उसको पढ़ लीजिए, एक चीज़। सेकेंड थिंग ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक बार नज़र लगा दीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बुक्स में कई बार कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है ऑथर्स का, बट ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो भी उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करके रखने हैं, जैसे लिटरेसी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। 3 जगह पे आपकी जम्मू कश्मीर में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में और इंडिया में, इन तीनों पे। और भी जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके रखने हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी ही, जैसे हमारा एरिया क्या है, जम्मू कश्मीर का कितना एरिया है और लद्दाख का कितना एरिया है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे वैसे मिल जाएगा। लिटरेसी हमारे कंपैरिजन लद्दाख के साथ कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे लिटरेसी कितनी है, लद्दाख में कितनी लिटरेसी है, और ये सब चीज़ें जो है, और भी जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आप जो है वो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 हो गए। उसके बाद आगे करंट अफेयर्स के लिए एक तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो तो चलेगा, उसके साथ एक जम्मू कश्मीर का कोई भी न्यूज़पेपर, बीट, डेली एक्सेलसियर, बीट, स्टेट टाइम्स, या कोई और भी अगर आप कर सकते हो। ये दोनों थोड़े रिप्यूटेड हैं तो मैंने इसलिए इनका नाम लिया। इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर आप जो है, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक आप पढ़िए। इन पेपर्स को आपने डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट इनकी हेडलाइंस को आपने देखना है, ठीक है। और उनमें जो चीज़ आपको लगती है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको सेपरेटली कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने डेली एक्सेल से पढ़ा था तो उसका जो है वो ई वर्जन आ जाता है, ठीक है। जब आप उसको आप डाउनलोड करोगे ना, अपने साथ एक नोटबुक रख लेना और उसकी खाली हेडलाइंस को सर्व करना, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा पेपर पढ़ो। तो उसकी हेडलाइंस देखना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूछी जा सकती है, जस्ट उसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लो, बस। आपको उसका एक आइडिया होना मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। आपकी स्टेट कवर होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट कवर होगी, स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर्स कवर हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है ना जनरल स्टडीज़ में और ऑप्शनल्स पे, उनको एक बार नज़र लगा लो। एक मतलब ऊपर से ही नज़र लगा लो
ताकि आपको अगर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में रिफ़्रेश हो जाएं, ठीक है। पर्टिकुलरली डेफिनेशंस वगैरह वो सब चीज़ें आप जो है एक नज़र लगा लो उनको। अपने ऑप्शनल को आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पर्टिकुलरली अगर एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल, तो उससे रिलेटेड वो बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, केस स्टडीज़ में डाल के पूछते हैं। मेरा ज़ूलॉजी था तो मुझे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल डिटेल पे नहीं जितना हम मेंस में प्रिपेयर करते थे, बट इतना कि आप जस्टिफाई कर सको कि हमने इस ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर किया है, उतना आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड बियॉन्ड देन दैट प्रिपरेशन का तो इतना ही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कीजिए और बहुत ज़्यादा मटेरियल की सर्च पे मत जाइएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्ज़ाम उस दिन के लिए हैं। पहला, उस दिन में जो भी चीज़ें होंगी दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा बुरा जाएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कई बार इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है बट स्कोर नहीं आता है। दीज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, उसको आप उन्हीं पे छोड़ दो, ठीक है। उस दिन में बी कॉन्फिडेंट की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टेक प्राइड इन वेयर एवर यू हैव रीच्ड। आप कुछ उन सिलेक्टेड मास में से थे जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिला है इस पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठने का। सबको नहीं मिलती है ये अपॉर्चुनिटी, तो जो मिली है उसको चेरिश करना है एंड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मुझ में कुछ था, आई वॉज द बेस्ट, तो तभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, पहली बात। सेकेंड थिंग ये है कि इंटरव्यू में कभी भी गलत नहीं बोलना। जो नहीं आता सॉरी बोल दो, गलत नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे तो वो आपकी ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन होगा कि इनको इतना ही नहीं पता था कि जो इनको अपनी नॉलेज की ही असेसमेंट नहीं थी और इन्होंने गलत हमें बताया। तो गलत नहीं बोलना। इट इज़ बेटर टू से सॉरी, लेकिन गलत नहीं बोलना, ठीक है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपको कुछ चीज़ को सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप उनसे टाइम मांग लीजिए और आप जो है सोच लीजिए, ठीक है। नीचे देख के सोचना, ऊपर देख के नहीं सोचना, क्योंकि वो आपकी एरोगेंस बताएगा, ठीक है। दे विल गिव यू टाइम, जस्ट आस्क देम कि आई वांट फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक एंड दे विल गिव यू टाइम, और टाइम मांग के आप जो है वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लैंग्वेज का इशू रहता है बच्चों को, तो यहाँ पे JKPSC में कोई स्पेसिफिक कोड नहीं होता है लैंग्वेज का। आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो वैसा कुछ नहीं है, मेरा तो इंग्लिश में ही था, मैं उसमें कंफर्टेबल थी। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मिक्स करके थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हो तो आप यू कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश, पर यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का नहीं होता है, ठीक है। एडवाइजेबल ये रहेगा कि अगर पैनलिस्ट आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में रिस्पॉन्स दो। हमारे टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था, किसी एक कैंडिडेट को उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं आपसे हिंदी में पूछ रहा हूँ तो आप इंग्लिश में रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो। तो इट इज़ बेटर कि अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दे दो। बाकी वो मिक्स चलता है इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि अपनी इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आपसे जो इनिशियल क्वेश्चन पूछे जाएंगे चेयरमैन सर के थ्रू वो आपकी इंट्रोडक्शन के ऊपर ही बेस होंगे। उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेना ताकि वो आपके बारे में सब कुछ बता दे कि आपकी यहाँ तक की जर्नी, आपका बैकग्राउंड, सब चीज़ें बता दे। तो अपनी इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसमें आप मतलब ऐसे नहीं करना, ठीक है। एंड फाइनली यही है कि कॉन्फिडेंट रहिएगा अपने ऊपर, और जस्ट टेक इट एज अ कॉन्वर्सेशन विद सम पीपल जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा।